नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम ठीक 1000 साल पीछे जा रहे हैं। वो दौर जब भारत को पूरी दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। पर असलियत में उस अपार संपत्ति और प्रसिद्धि के बीच एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसे काम करती थी। चलिए सीधे उन ऐतिहासिक तथ्यों को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि 1000 साल पहले का भारत असल में कैसा दिखता था। अब ये इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। सोचिए जरा, एक तरफ तो भारत पूरी दुनिया के लिए अकूत खजाने वाली सोने की चिड़िया था, और दूसरी तरफ यहाँ के आम लोग बिल्कुल सादे मिट्टी के कच्चे घरों में रहते थे और सीधे नदियों या कुओं का पानी पीते थे। मतलब इतनी सादगी और अपार धन दोनों एक साथ। यही बात तो उस युग को इतना रहस्यमयी और खास बनाती है। तो इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे युग को इन 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, भारत सोने की चिड़िया। दूसरा, प्राचीन अर्थव्यवस्था और व्यापार। तीसरा, वास्तुकला और ग्रामीण जीवन। चौथा, गुरुकुल शिक्षा और न्याय। और अंत में पांचवा, सामाजिक ढांचा और विवाह के नियम। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, भारत सोने की चिड़िया। देखिए, उस समय पल्लव, चोल, पांड्य और राष्ट्रकूट जैसे महान राजवंशों का राज हुआ करता था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी खामी थी। इन भारतीय शासकों के बीच आपस में एकता बिल्कुल नहीं थी। हर कोई बस अपनी मर्जी से अपना राज्य चलाना चाहता था। और नतीजा क्या हुआ? इस राजनीतिक बिखराव ने विदेशी आक्रमणकारियों को भारत पर कब्जा जमाने का एकदम खुला मौका दे दिया। खैर, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, प्राचीन अर्थव्यवस्था और व्यापार। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। वैश्विक व्यापार में भारत और चीन का जो दबदबा था ना, वो कमाल का था। दुनिया भर के गुड्स एंड फूड सर्विस में भारत का योगदान 30% और चीन का 50% था। और वो भी बिना किसी आधुनिक फैक्ट्री के, सिर्फ मसाले, कपड़े और खेती के दम पर। पूरी दुनिया अपनी जरूरतों के लिए बस इन्हीं दोनों पर निर्भर थी। और अगर रोजमर्रा के व्यापार की बात करें तो वो आज से एकदम अलग था। आज हम हर चीज के लिए पैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 1000 साल पहले मुद्रा या सिक्के बहुत ही कम लोगों के पास होते थे। तो आम जनता बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय पर चलती थी। जैसे अनाज देकर फल ले लिए या कपड़ों के बदले बर्तन ले लिए। सीधी सी बात है, लोग एक दूसरे की जरूरतें पूरी करते थे। करियर की बात करें तो आज लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन तब पारिवारिक पेशे को ही आगे बढ़ाया जाता था। पिता सुनार हैं तो बेटा भी सुनार, लोहार हैं तो बेटा भी लोहार। सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन बिना किसी मशीन के उनके हाथों की जो कारीगरी थी ना, वो इतनी बेमिसाल थी कि उनके बनाए किलों और नक्काशी के आगे आज की आधुनिक मशीनें भी फीकी पड़ जाए। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, वास्तुकला और ग्रामीण जीवन। 90% का ये विशाल आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। आज हम देखते हैं कि हर कोई शहरों की तरफ भाग रहा है, लेकिन 1000 साल पहले स्थिति एकदम उलट थी। देश की 90% आबादी गांवों में ही बसती थी। शहर तो नाम मात्र के थे। असली भारत की जो धड़कन थी वो इन गांवों में ही तो थी। और उनके घरों की तो बात ही अलग थी। आज के कंक्रीट के घरों को देखें, मुश्किल से 50 साल चलते हैं। शायद ईएमआई खत्म होने से पहले ही दीवारों में दरारें आ जाती हैं। और बिना एसी के तो गर्मियों में रहना नामुमकिन है। इसके उलट उस समय चूने और मिट्टी से बने घर 200 से 300 सालों तक टिकते थे, और वो भी प्राकृतिक रूप से इतने ठंडे होते थे कि बिना बिजली के सुकून की नींद आती थी। पर्यावरण की जागरूकता उस समय कमाल की थी। आज जल संरक्षण के लिए हमें बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं की जरूरत पड़ती है, लेकिन तब लोग पूरी तरह आत्मनिर्भर थे। वो किसी बाहरी योजना का इंतजार नहीं करते थे। पूरा का पूरा समुदाय खुद कुदाल उठाता था और अपने लिए तालाब खुदवाता था, ताकि पानी की कभी कोई कमी ना रहे। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, गुरुकुल शिक्षा और न्याय प्रणाली। आज की तरह तब कोई ऐसा जटिल कोर्ट कचहरी का सिस्टम नहीं था जहां सालों साल केस चलते रहें। सिस्टम बहुत ही प्रैक्टिकल और विकेंद्रीकृत था। राज्य के बड़े फैसले सीधे राजा लेते थे, लेकिन गांव के छोटे-मोटे झगड़े राजमहल तक पहुंचते ही नहीं थे। गांव की पंचायत और सरपंच वहीं के वहीं मामला सुलझा देते थे। मतलब न्याय एकदम तुरंत और असरदार तरीके से मिलता था। और शिक्षा, 1000 साल पहले बिना किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के तक्षशिला जैसे गुरुकुलों का जो सिलेबस था वो बेहद एडवांस था। इसमें वैदिक साहित्य तो था ही, साथ ही 18 तरह के शिल्प, कृषि, गणित, खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी और चिकित्सा जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली विद्या थी। सबसे खास बात ये थी कि शिक्षा ज्यादातर मौखिक होती थी।
लिखित ज्ञान से ज्यादा जोर प्रैक्टिकल नॉलेज पर था। बच्चे काम को गहराई से समझते थे और खुद करके सीखते थे। इस पूरे सिस्टम का एक ही बड़ा लक्ष्य था कि पढ़ाई खत्म होते होते हर एक छात्र खुद कमाने लायक एकदम आत्मनिर्भर बन जाए। अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर, सामाजिक ढांचा और विवाह। देखिए, उस समय दुनिया आज की तरह आपस में जुड़ी हुई नहीं थी। आना जाना सिर्फ पैदल, घोड़ों या बैलगाड़ियों तक सीमित था। इसका एक बहुत ही हैरान करने वाला असर भाषा पे पड़ा। सफर इतना मुश्किल था कि हर 10 किलोमीटर पर बोलियां ही बदल जाती थी। थोड़ा सा दूर गए नहीं कि दूसरे की भाषा समझना चुनौती बन जाता था। लोगों की दुनिया सच में बहुत छोटी और अपने इलाके तक ही सीमित थी। और इसी सीमित दायरे का असर शादियों पे भी दिखता था। नियम बेहद सख्त थे। सिर्फ अरेंज मैरिज होती थी और जाति व धर्म की सीमाएं बहुत कड़ी थीं। एक ही गांव या एक ही गोत्र में शादी करना सख्त मना था। लड़का लड़की अलग अलग गांव के होने ही चाहिए थे। और क्योंकि बैलगाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी थी, तो बारातों को पहुंचने में इतना वक्त लगता था कि शादियां पूरे पूरे एक हफ्ते तक चलती रहती थी। तो अब एक बड़ा सवाल, प्राचीन भारत में साधन बहुत सीमित थे, सफर धीमा था, लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, लेकिन वो रात को बहुत चैन की नींद सोते थे। आज हमने मेडिकल और टेक्नोलॉजी में तो कमाल की तरक्की कर ली है, लेकिन क्या इन आधुनिक सुख सुविधाओं ने हमारी मानसिक शांति छीन ली है? आज का इंसान तनाव और लाइफस्टाइल की बीमारियों का शिकार क्यों है? इस एक्सप्लेनर से निकला ये सवाल सच में सोचने लायक है। 1000 साल पहले के भारत को डिकोड करने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।